आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ली चैटलियर प्रिंसिपल का तीसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो कल हमने आधा आपको करा दिया था। आज उसका रिमेनिंग पोर्शन आपको कराएंगे। ओके, सो लुक एट द स्क्रीन ऑफ द नोटपैड। देखिए, आपको कल का लेक्चर मैं दिखा रहा हूं। कल हमने यहां तक आपको पढ़ाया था, ये वाली एग्जांपल आपको पढ़ाई थी, N2 प्लस O2 2NO की एग्जांपल पढ़ाई थी। और इस एग्जांपल में आपके सामने देखिए कि रिएक्शन गैसियस है। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा रिएक्शन गैसियस है, तमाम रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है। देखिए, नजर आ रहे हैं। और सॉरी, रिएक्टेंट्स का टोटल वॉल्यूम और प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम देखिए आप सेम है। डेल्टा वी जीरो आ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन पर प्रेशर लगाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी प्रेशर प्रेशर हैज pressure has no effect. Pressure has no effect on this equilibrium. Pressure has no effect on this equilibrium because number of moles are same on both sides of the equation. Are you getting? प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। और बच्चों, जरा सा इस एग्जांपल को देखिएगा, जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। ये एक जनरल एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आप देखिए कि रिएक्टेंट जो है वो ए है और उसके 3 मोल्स हैं, और इस रिएक्टेंट के भी 3 मोल्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट के टोटल 6 मोल्स हैं। जो रिएक्शन गैसियस है, आप देखें तमाम चीजें गैस फॉर्म में है। अब हम 3 मोल को बच्चों रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से। मोल की जगह हम वॉल्यूम लिख देंगे, क्योंकि गेलुसिक लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो होता है वो मोल के इक्विवेलेंट होता है, जो कि बैलेंस इक्वेशन में होते हैं। तो 3 वॉल्यूम हो गए रिएक्टेंट के। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो गया रिएक्टेंट का 6, और प्रोडक्ट का भी टोटल वॉल्यूम है 6। तो बच्चों, डेल्टा वी कितना आ रहा है? डेल्टा वी कितना आ रहा है? 0। डेल्टा वी कितना आ रहा है? 0। तो प्रेशर लगाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट पर या लेफ्ट पर? जी, कहां जाएगा? राइट पर या लेफ्ट पर? जी स्टूडेंट्स, गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। कहां जाएगा प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन? राइट या लेफ्ट? जी, किसी साइड नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है, नो चेंज। बहुत सही, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो अगर मैं इस रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम is not disturbed and there is no change in the equilibrium position because there is no change in the volume. अब बच्चों, अब दूसरा केस देखिए जहां पर वॉल्यूम चेंज होगा। अब दूसरा केस देखें आप लोग, इस रिएक्शन को देखिए जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इस रिएक्शन में PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में,
और क्लोरीन गैस में बहुत ही कॉमन इक्विलिब्रियम है बच्चों, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं इस इक्विलिब्रियम को। अब जरा सा आप लोग इस रिएक्शन का मोल लिखिए सबसे पहले। PCl5 के कितने मोल है? 1 मोल। PCl3 के कितने मोल है? 1 मोल। और क्लोरीन के भी कितने मोल है? 1 मोल। सबके 1 मोल है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है सबका। अब हम क्या करेंगे कि जो मोल है उसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। 1 मोल की जगह हम 1 वॉल्यूम लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 वॉल्यूम लिख देंगे, यहाँ भी 1 वॉल्यूम लिख देंगे। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है वो 2 हो गया, 1 + 1 = 2 वॉल्यूम। और रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है बेटा वो है 1। तो बच्चों ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है? ये इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है, यानी डेल्टा वी किसके बराबर है? Vp - Vr के। और Vp कितना है? 2 - 1। तो आंसर आया +1। सो डेल्टा V जो है वो प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब यह है कि रिएक्शन occurs with decrease in volume, decrease in volume, decrease in volume। प्रोडक्ट कहना जरूरी नहीं है क्योंकि हम ये अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट ही की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो, सॉरी, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने गलती से डिक्रीज लिख दिया था, आपके सामने वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम कहाँ है? लेफ्ट साइड पर। सो हाई प्रेशर अगर मैंने अप्लाई किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर वॉल्यूम कम होगा या जहां मोल कम होंगे। बात समझ में आ गई? तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों इस रिएक्शन में। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा प्रेशर बढ़ाने से जहां वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम कहाँ कम है? इधर कम है, लेफ्ट साइड पर। सो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो हाई प्रेशर लीड्स टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हाई प्रेशर पे कराना फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम यहां प्रेशर लो रखेंगे। इज इट क्लियर? तो आप यहां तक कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर आखिरी फैक्टर हम आपको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे बेटा, लेफ्ट साइड शाबाश मोहम्मद अहमद। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आपको आखिरी पॉइंट पढ़ाते हैं। जी बेटा, ये सिर्फ गैसेस में होता है, आपको पढ़ाया तो था बेटा ऊपर। इमरा एमन राव, सॉरी। देखो मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूं, देखो बेटा, ये देखो, ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रेशर का फैक्टर है सिर्फ गैसियस होमोजीनस इक्विलिब्रियम पर अप्लाई कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ वॉल्यूम चेंज। इफ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फिर ये फैक्टर नहीं लग सकता, तो सिर्फ गैसियस रिएक्शन पर लग सकता है। और अब मैं आपको
अगला फैक्टर पढ़ा रहा हूं जी, गौर से देखिए। अब क्या होगा, अब मैं रिएक्शन कराऊंगा जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखो इस रिएक्शन को नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन सब गैस फॉर्म में है। तो अगर मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा वो हमने बताना होगा। देखिए इधर क्या आपके सामने रिएक्शन है, गैसियस है, ये क्या है, गैसियस है। रिएक्शन क्या है, गैसियस। अब आप सबसे पहले मोल लिखेंगे। नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1 मोल। हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और अमोनिया के भी 2 मोल हैं। अब टोटल मोल्स जो हैं उनको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मोल है, 1 मोल की जगह आ गया 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो है रिएक्टेंट का 1 + 3 कितना हो गया, 4 वॉल्यूम, और प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। तो देखिए डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, 2 - 4 इक्वल्स टू -2, माइनस में आएगा। यानी रिएक्शन अगर with reaction occurs with decrease in volume, decrease in volume। अब देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हो रहा है, यानी रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्या कहना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां मोल कम होंगे या वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम किस डायरेक्शन में कम है, राइट साइड पर, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो हाई प्रेशर पर अमोनिया ज्यादा बनेगी। सो बच्चों हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बच्चों जब नॉर्मली हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हम प्रेशर को 1000 तक रखते हैं, 1000 atm तक हम रखते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको कॉपी करो बेटा जल्दी से। बेटा मैंने लास्ट में आपको बोला था इंक्रीज इन वॉल्यूम, बेटा ये गलती से बोल दिया था, इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये मुंतहा। जी अनुष, नेगेटिव अगर डेल्टा वी होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल लेस होंगे। इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल को समराइज करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को।
तो सुने गौर से, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, the change in pressure is related with change in volume, because pressure is inversely related with volume. According to ली-चैटलियर principle, the pressure factor is only applicable for gaseous homogeneous equilibria in which there is a volume change. According to ली-चैटलियर principle, if the pressure is changed at equilibrium, then equilibrium will move in that direction where there is a decrease in number of mole or decrease in volume. So this is the summary for you. Now I am starting the last factor. Heading लगा ले अपने पास, effect of catalyst. Effect of catalyst. तो मैं अब ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं जी. ओके, तो बच्चों अब एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा. अपने पास हेडिंग लगा लो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. देखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आपके सामने है. मैंने इसको एनलार्ज कर दिया आपके लिए. सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, व्हाट इज कैटलिस्ट. व्हाट इज कैटलिस्ट? व्हाट इज कैटलिस्ट? बच्चों, कैटलिस्ट इज अ substance. Catalyst is a substance which increases the rate of a chemical reaction. यानी कैटलिस्ट बच्चों वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार यूजुअली बढ़ा देता है. बच्चों कम भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंक्रीज की. यानी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज कर देता है without itself being consumed in the reaction. यानी कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता. यानी कैटलिस्ट रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बिल्कुल केमिकली अनचेंज रहता है. तो फिर दोबारा से सुने, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of a chemical reaction without itself being used in a chemical reaction. बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट स्पीड बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है, लेकिन ये रेट वो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का भी बढ़ाता है टू द सेम एक्सटेंट. यानी a catalyst speeds up the rates of both forward reaction and the backward reaction to the same extent. यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाता है कैटलिस्ट, उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ाता है. नतीजा क्या होता है कि कैटलिस्ट उस टाइम को कम कर देता है जितने टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव होता है. और वो किस तरह ये करता है? वो ये काम करता है रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. इस तरह इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली इंक्रीज होते हैं. इस तरह इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है. लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। अब और इसके अलावा बच्चों जो यील्ड ऑफ रिएक्शन है वो भी कैटलिस्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कराता है। जी बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अभी आपको बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं, जल्दी से ये अपने पास नोट कर लें, जल्दी से ये नोट कर लें। अभी आपको बता रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। पहले आप ये नोट कर लें अपने पास। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब ये एनर्जी चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन की हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन की हो, कैटलिस्ट ये एनर्जी दोनों रिएक्शंस के लिए डिक्रीज कर देता है सेम एक्सटेंट में। नतीजतन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है, बिल्कुल एक ही लिहाज से। नतीजा ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, केसी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। यानी अगर कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में इक्विलिब्रियम 30 मिनट में स्टैब्लिश हो रहा है तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में 10 मिनट्स में अचीव हो जाएगा, 15 मिनट्स में अचीव हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम टाइम को रिड्यूस कर देगा। जी जल्दी से इसे कॉपी करें बच्चों। यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की पैदावार यानी प्रोडक्ट की मिकदार। तो कैटलिस्ट प्रोडक्ट की मिकदार को नहीं बढ़ा सकता ज़रा, खालिद यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में वही रहती है जो कि कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में होती है। अब बच्चों मैं आपको ये ग्राफ पढ़ाऊंगा और ये ग्राफ मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगा। ये ग्राफ है एनर्जी के दरमियान और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के दरमियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ से आपको डेल्टा एच भी समझ में आएगी। ये ग्राफ आपने चैप्टर 8 में पढ़ना है। ये ग्राफ आपने चैप्टर 8 में पढ़ना है। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, पहले आप इस ग्राफ की ड्राइंग करें, एक्स एक्सिस बनाएं, एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लें और वाई एक्सिस में एनर्जी ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ मैं आपको बना रहा हूं ऑन द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। बच्चों जब रिएक्शन कोई होता है ये देखिए मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं। ये बच्चों वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। बेटा ठीक कर बेटा। टेढ़ा आ रहा है बेटा। यार बच्चों एक्स एक्सिस में जो प्रॉपर्टी हम लेंगे उसका नाम है रिएक्शन प्रोग्रेस और वाई एक्सिस में जो चीज हम लेंगे उसे कहते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी।
बच्चों जब कोई रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो बच्चों जब कोई रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी बैरियर पे से गुजरना होता है, एक एनर्जी की रुकावट को अबूर करना होता है, और जब तक रिएक्टेंट वो एनर्जी की रुकावट अबूर नहीं करते, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए वो किस तरह एनर्जी की रुकावट को कंप्लीट करेंगे, किस तरह अबूर करेंगे। देखिए, फर्ज करें कि हम रिएक्शन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जगह से, इस जगह से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहां से हम रिएक्शन स्टार्ट करें और इस जगह पे हम खत्म करेंगे रिएक्शन को। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूं ताकि ज्यादा खिचपिच ना हो। यहां से हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे खत्म करेंगे। तो देखिए, यहां से रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स एक एनर्जी की बैरियर को क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ये बच्चों प्रोडक्ट हैं और ये बच्चों रिएक्टेंट है। बच्चों इस जगह पे ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। तो आप जरा गौर से देखें कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ना भाई? तो बेटा ये टेढ़ा हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा सीधा करें। हाँ जी बेटा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो बताइए ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? जी, व्हाट्स योर आंसर? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो रिएक्शन कैसा होगा खालिद? यस, बिल्कुल सही है खालिद, बहुत अच्छे। अनुशेष, योर आंसर इज रॉन्ग। Product has less energy, less heat. Reactant has more energy. The reaction is Aisha Ashraf, right answer. Anushe, right answer. Yes, reaction is exothermic. Now बच्चों देखो इधर, देखो बच्चों, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट इस एनर्जी की रुकावट को अबूर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसे कहते हैं पाथ ऑफ द रिएक्शन। ये है पाथ ऑफ द रिएक्शन। ये पाथ हर रिएक्शन में रिएक्टेंट को अबूर करना है। जब तक ये पाथ अबूर नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। इस पाथ को क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ द रिएक्शन। एंड इट इज कॉल्ड एनर्जी हिल और एनर्जी बैरियर। जब तक ये बैरियर अबूर नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हो बेटा? बच्चों ये देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और बच्चों यहां से देखें, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। अब ये जो पूरी एनर्जी हिल है, यानी यहां से लेकर इस पीक से लेकर इस पीक को कहते हैं बच्चों प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। इस पीक से लेकर रिएक्टेंट तक जो एनर्जी है, एनर्जी का गैप है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका सिंबल होता है EA। क्या सिंबल होता है? EA।
इसी तरह बच्चों यहां पर देखें, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी का गैप है उसे कहेंगे EA। तो ये दोनों EA की वैल्यू हैं, ये EA ज्यादा है, ये EA कम है, लेकिन दिस इज द EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों अगर EA ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो होगा, EA कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आसानी से हो सकता है बनिस्बत बैकवर्ड रिएक्शन के, क्योंकि EA की वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, ये मैं आपको नीले रंग से दिखा रहा हूं। कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो क्या होगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब हम इस प्लेटियू के लिहाज से जो चेंज हो गया है, कम हो गया है, EA की वैल्यू कम हो गई। दिस इज द EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो नीला वाला ग्राफ है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में है, तो हम इस रिएक्शन को कहेंगे कैटालाइज रिएक्शन। सो कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी कम हुई और बैकवर्ड की भी कम हुई टू द सेम एक्सटेंट। इज इट क्लियर? सो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, चाहे वो फॉरवर्ड की हो चाहे वो बैकवर्ड की हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ाया है। एक होमवर्क आपको हम दे रहे हैं जो आपने कल अनुषे कैटलिस्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स करता है रिएक्शन में, जो हम आपको चैप्टर 8 में पढ़ाएंगे। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक होमवर्क नोट कर लें अपने पास। हैबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस जो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, वो आपने घर से पढ़ के आनी है। कल वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, सो एनी क्वेश्चन बच्चों? टाइम इज अप। एनी क्वेश्चन? बेटा होमवर्क ये है कि हैबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस आपने होमवर्क में करके आना है कल नोट से, और ये टॉपिक मैं आपको भेज भी दूंगा PDF में। और जब आप लोगों को PDF मिला करे तो रिप्लाई किया करें। ओके, तो मुझे रिप्लाई आने चाहिए सबके। तो बच्चों कोई सवाल करना है तो कर लें जल्दी से। हैबर प्रोसेस और लीच और कांटेक्ट प्रोसेस होमवर्क में करना है, हैबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस। ओके, अल्लाह हाफिज। पढ़ के आना है अनुषे बेटा। ओके, मैंने आपको आपकी वॉइस खोल दी है। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, वी हैव 1 or 2 minutes। याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है बेटा। जी शिल्पा भाई, मुझको वो नजर नहीं आ रही क्लास के अंदर। मॉनिटर ऑफ द क्लास कहाँ है? मॉनिटर आई है? हर्षा किधर है? हर्षा आई है? वेयर इज हर्षा? हर्षा वेयर आर यू? जी बेटा, ओके। तो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना है आपने?
नहीं बेटा, सॉलिड स्टेट कोर्स में नहीं है। बेटा आपने करना है जी बेटा अनुषे जल्दी पूछ लो, टाइम कम है। क्या फिजिकल क्लासेस? कॉलेज में बोला है सॉलिड स्टेट होंगी बेटा, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी में। सॉलिड स्टेट में बेटा थोड़ा सा है पोर्शन खाली। खालिद सिर्फ सॉलिड स्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ दो टॉपिक है मेरे ख्याल में। मैं आपको पढ़ाया भी हूँ सॉलिड स्टेट में 2 टॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू शेप। जी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्शन स्लो होगा। बस जॉन को याद ही करते रहो तुम लोग। आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा देंगे बेटा आपको ये। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ाया, बाकी सब पढ़ाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज।